सन 1957 की शरद ऋतु में आइसर हारिर को फ्रैंकफर्ट जर्मनी से एक विचित्र सा संदेश प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया था कि हेस के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर फ्रिट्ज बाउल मोसार्ट को कोई गुप्त सूचना देने का अनुरोध कर रहे हैं। वो एक भरे पूरे हमेशा बहस करने को उतावले रहने वाले एक चमत्कारी इंसान थे जो नाजी अपराधियों का आक्रामक ढंग से पीछा करने के लिए जाने जाते थे। शेर की मानिंद लंबे घने सफेद बालों की वजह से वो कुछ डेविड बेन गुरियन जैसे दिखते थे। बाउल भी यहूदी थे और जन्मजात लड़ाकू थे। सन 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में झोंक दिया गया था, लेकिन वहां का अनुभव उनका मनोबल नहीं तोड़ सका। बाद में वो भागकर पहले डेनमार्क और फिर स्वीडन चले गए। युद्ध के अंत में उन्होंने नाजी अपराधियों को खोजने और उन्हें दंडित करने का निश्चय कर लिया। वो पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों को लेकर अपनी निराशा का खुलकर इजहार करते थे, जिन्होंने नाजी विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत कम काम किया था। नवंबर सन 1957 में एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी शाउल डेरोम को बाउल से मिलने भेजा गया। वो फ्रैंकफर्ट पहुंचा और अटॉर्नी जनरल के साथ उसकी लंबी बातचीत हुई। कुछ दिन बाद डेरोम तेल अवीव स्थित आइसर के ऑफिस में पहुंचा। डेरोम ने कहा, डॉक्टर बाउल ने मुझे बताया है कि आइशमन जिंदा है और वो अर्जेंटीना में छिपा हुआ है। आइसर का मुंह खुला का खुला रह गया। लाखों यहूदियों की तरह वो भी एडोल्फ आइशमन को नाजी भयावहता की जीती जागती मूर्ति के रूप में जानते थे। हमलावर इकाई के वरिष्ठ नेता आइशमन ने व्यक्तिगत तौर पर अंतिम समाधान का निर्देश दिया था। यूरोप की यहूदी आबादी के योजनाबद्ध संहार का निर्देश। उसने अपना जीवन बहुत एकाग्रतापूर्वक 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के लिए समर्पित किया था। युद्ध के बाद वो गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ था। कोई उसके बारे में कहता था कि वो सीरिया में रह रहा है, कोई कहता था मिस्र में, कोई कुवैत में, तो कोई दक्षिण अमेरिका में। डेरोम ने बाउल के साथ अपनी बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दिया। कुछ महीने पहले बाउल को अर्जेंटीना से एक खत मिला था जो एक अर्ध यहूदी जर्मन प्रवासी ने भेजा था, जिसने युद्ध के दौरान नाजियों के अत्याचार झेले थे। उसने नाजी अपराधियों की बाउल की खोज के बारे में अखबारों में पढ़ा था। वो जानता था कि इन अपराधियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर एडोल्फ आइशमन था। जब उसकी बेटी सिल्विया ने उसे बताया कि वो निक आइशमन नामक एक नौजवान के साथ मिलती जुलती रहती है तो वो चकित रह गया। उसे लगा कि निक का संबंध जनता के उस फरार हत्यारे से हो सकता है। उसने बाउल को लिखा कि वो अपने गुप्तचरों को लेकर आइशमन के गुप्त अड्डे तक पहुंच सकता है। आइशमन के बारे में कहा गया था कि वो किसी छद्म नाम से ब्यूनस आयर्स में रहता है। बाउल को पहले से ही जानकारी थी कि आइशमन युद्ध के बाद जर्मनी से भाग गया था। उसकी पत्नी वेरा और 3 बेटे ऑस्ट्रिया में रह रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद वो भी गायब हो गए थे। बाद में बाउल को पता चल गया था कि वो अर्जेंटीना में रहने चले गए थे, जहां वेरा ने दूसरी शादी कर ली थी। बाउल को यकीन था कि वो आइशमन के साथी थी और दूसरी शादी महज एक नाटक था। उसका दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि आइशमन ही होगा जो उसका इंतजार कर रहा था। बाउल को डर था कि अगर उसने जर्मन सरकार से आइशमन के अर्जेंटीना से प्रत्यर्पण का आग्रह किया तो वो उसे खो देगा। उसे जर्मनी की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं था, जिसमें अभी भी भूतपूर्व नाजी भरे हुए थे। उसे ब्यूनस आयर्स के जर्मन दूतावास के कुछ कर्मचारियों पर भी संदेह था। बाउल को भय था कि अर्जेंटीना के लोगों को सरकारी तौर पर प्रत्यर्पण की मांग सौंपे जाने के पहले दूतावास या जर्मनी का कोई व्यक्ति आइशमन को चौकन्ना कर देगा और वो फिर से गायब हो जाएगा। बाउल ने शाउल डेरोम से खुलकर बात की थी। वो चाहता था कि मोसाड ये पता लगाए कि ब्यूनस आयर्स का ये आदमी वाकई आइशमन है या नहीं, और अगर है तो इजराइल को उसके प्रत्यर्पण की मांग करनी चाहिए या फिर कोई गुप्त अभियान छेड़कर आइशमन का अपहरण कर लेना चाहिए। मैं कई दिनों और रातों के आत्मविश्लेषण के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। बाउल ने कहा, जर्मनी में केवल एक ही आदमी है जो मेरे द्वारा आपको ये जानकारी दिए जाने के बारे में जानता है। हेस का मिनिस्टर प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑगस्ट जिन। अब जबकि शाउल डेरोम इजराइल लौट चुका था, उसने आइसर की मेज पर एक कागज रखा जिसमें आइशमन के गुप्त अड्डे की जानकारी का खुलासा था। आइसर की आंखें एक वाक्य पर टिक कर रह गईं। 4261 काले चाकाबुको ओलिबोस ब्यूनस आयर्स। जनवरी सन 1958 के शुरुआती दिनों में एक नौजवान काले चाकाबुको की सड़क पर टहलता चला जा रहा था। यह नौजवान इमैनुअल टॉलमोर था, मोसाड के विशेष अभियानों का एक सदस्य। आइसर ने उसे बाउल के संदेश की सटीकता का पता लगाने भेजा था। एमा ने जो देखा वो उसे पसंद नहीं आया। ओलिबोस एक पिछड़ा इलाका था जहां ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रह रहे थे। काले चाकाबुको के दोनों ओर के कच्चे हिस्सों में जर्जर झोपड़ियां बनी हुई थी, जिनमें 4261 नंबर की झोपड़ी भी शामिल थी। उसके छोटे से आंगन में टेलमोर को एक मोटी फटेहाल औरत दिखाई दी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आइशमन का घर हो सकता है। टेलमोर ने कुछ दिन बाद तेल अवीव में आइसर से कहा था, मुझे पक्का विश्वास है कि आइशमन ने अर्जेंटीना को टनों धन भिजवाया होगा, जैसा कि उन तमाम बड़े नाजियों ने किया था जिन्होंने राइख के पतन के बहुत पहले अपने भागने की तैयारियां कर ली थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो एक ऐसी झोपड़ी और ऐसी झुकी बस्ती में रहता होगा। नहीं आंगन में देखी वो मोटी औरत वेरा आइशमन हो सकती है। टेलमोर की आपत्तियां रेमसार्ड को यकीन नहीं दिला सकी। आइसर जांच पड़ताल जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाउल के स्रोतों से संपर्क स्थापित करने की जरूरत थी। उन्होंने बाउल से संपर्क किया, जिसने तुरंत जानकारी देने वाले का नाम और पता बता दिया, लोथार हरमान। वो अब ब्यूनस आयर्स से लगभग 300 मील दूर कोरोनेल सुआरेज नामक शहर में रहने लगा था। बाउल ने आइसर को हरमन के नाम लिखा गया एक पत्र भेजा, जिसमें हरमन ने आग्रह किया था कि वो उस पत्र को लेकर आने वाले की हर संभव मदद करे। फरवरी सन 1958 में समुद्र पार से आया एक मुसाफिर एफ्रेम हॉफ्स्टेटर कोरोनेल सुआरेज पहुंचा। वो तेल अवीव की पुलिस के जांच विभाग का मुखिया था और संयोग से इंटरपोल की एक कॉन्फ्रेंस के लिए अर्जेंटीना आया हुआ था। वो आइसर को सहयोग देने पर राजी हो गया, लेकिन जब उसने लिबर्टाड एवेन्यू का दरवाजा खटखटाया तो सावधानी के तौर पर उसने अपना परिचय कार्ल यूपर्ट नामक एक जर्मन व्यक्ति के रूप में दिया। उसे बैठक में सादी वेशभूषा में एक अंधा आदमी दिखाई दिया जो लकड़ी की एक विशाल मेज पर अपने हाथ टिकाए बैठा हुआ था। जैसे कि हॉफ्स्टेटर अंदर गया, अंधे ने उसके पैरों की आहट सुनी और उसका हाथ थामने उसकी ओर मुड़ा। वो अंधा लोथार हरमन था। मैं फ्रिट्ज बाउल का दोस्त हूँ, हॉफ्स्टेटर ने कहा। उसने संकेत दिया कि वो जर्मनी की खुफिया सेवा से संबंध रखता है। हरमन ने उसे बताया कि वो यहूदी है और नाजियों की सत्ता में आने से पहले तक वो पुलिस में रहा था। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी और उसे दखाउ भेज दिया गया था, जहां वो अंधा हो गया था। बाद में वो अपनी जर्मन पत्नी के साथ अर्जेंटीना में आकर बस गया। जब उसे आइशमन का नाम सुनने में आया तो उसने बाउल को संपर्क किया। उसने कहा उसका एकमात्र ध्येय उन नाजी अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करना है जिन्होंने उसके परिवार का नरसंहार किया था। आप जानते हैं, उसने अपनी बेटी सिल्विया का हाथ छूते हुए कहा, जो अभी अंदर आई थी, यही है जिसने आपके लिए आइशमन को ढूंढ निकाला है। लड़की शर्माई और फिर उसने सब कुछ चाहते हुए हॉफ्स्टेटर को अपना किस्सा सुनाया। उसने बताया कि 1.5 साल पहले तक उसका परिवार ब्यूनस आयर्स के ओलिवोस इलाके में रहता था। वहां उसकी मुलाकात निक आइशमन से हुई थी। वो एक भला नौजवान था जिसके साथ उसने कुछ मुलाकातें की थी। लड़की ने उसे ये नहीं बताया कि वो यहूदी मूल की है, क्योंकि हरमन लोग आर्य जाति के माने जाते हैं, लेकिन निक दो टूक बात करता था। एक बार उसने कहा था कि जर्मनों को अपना काम पूरा कर देना चाहिए था और सारे यहूदियों का विनाश कर देना चाहिए था।
एक अन्य मौके पर उसने जिक्र किया था कि उसके पिता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे महकमे अधिकारी हुआ करते थे और उन्होंने अपने वतन के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया था। निक बहुत ही आजाद ख्याल ढंग से सिल्विया को अपने नजरिए बताता रहता था, लेकिन उसने उसे अपने घर कभी आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि जब सिल्विया के परिवार ने ब्यूनस आयर्स छोड़ दिया और उनके बीच खतों का आदान प्रदान होने लगा, तब भी वो अपने घर का पता छिपाई रहा और सिल्विया के खत अपने दोस्त के घर के पते पर मंगवाता रहा। उसके इस विचित्र व्यवहार ने लोथार हरमन के मन में यह संदेह जगा दिया कि निक आइशमैन का बेटा हो सकता है। वो अपनी बेटी के साथ ब्यूनस आयर्स गया और बस पकड़कर होली कोस्ट गया। सिल्विया ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से निक आइशमैन का पता हासिल कर लिया और वो किसी तरह काले चाकाबुको के घर में प्रवेश पाने तक में कामयाब हो गई, लेकिन निक घर पर नहीं था। उसकी मुलाकात कुछ गंजे पतली सी मूंछों वाले एक आदमी से हुई जो चश्मा पहने हुए था। उसने बताया कि वो निक का पिता है। हरमन ने अब हाफ स्टेटर से कहा कि वो उसकी जांच पड़ताल में मदद के लिए सिल्विया के साथ एक बार फिर ब्यूनस आयर्स जाने को तैयार है। सिल्विया को अपने अंधे पिता के साथ हर कहीं जाने की जरूरत होती थी और वहीं उसके खतों को पढ़ा और लिखा करती थी। हाफ स्टेटर ने आयुष्मान की पक्की पहचान के लिए जरूरी चीजों की एक फहरिस्त उसे दी। उसकी तस्वीर, मौजूदा नाम, वो जगह जहां वो काम करता है, उसके बारे में सरकारी दस्तावेज और उसके उंगलियों के निशान। हाफ स्टेटर और हरमन ने पत्र व्यवहार के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था तैयार की और हाफ स्टेटर ने हरमन को खर्च के लिए कुछ रकम भी दी। अंत में उसने अपनी जेब से एक पोस्ट कार्ड निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। आधा हिस्सा उसने हरमन को दे दिया। उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास इसका दूसरा हिस्सा लेकर आए तो आप उसे सब कुछ बता सकते हैं। वो हमें से ही कोई व्यक्ति होगा। हाफ स्टेटर उन्हें छोड़कर इजराइल वापस आ गया और उसने आयशर को सारी जानकारी दी। कुछ महीने बाद हरमन की रिपोर्ट मोसाड के मुख्यालय पहुंच गई। उसने पूरे उत्साह के साथ बताया था कि उसने आयुष्मान के बारे में हर चीज पता कर ली है। काले चाकाबुको का मकान फ्रांसिस्को श्मिट नामक एक ऑस्ट्रेलियाई ने बनवाया था। श्मिट ने वो मकान 2 किराएदारों को दे दिया था, डागुटो और क्लेमेंट। हरमन ने जोर देकर कहा था कि श्मिट ही आयुष्मान है। उसका मानना था कि डागुटो और क्लेमेंट असलियत को छिपाने भर की भूमिका निभाते थे। आयसर ने अर्जेंटीना में मौजूद अपने गुप्तचर से हरमन की रिपोर्ट की जांच करने को कहा। उस आदमी ने फोन करके बताया, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांसिस्को श्मिट आयुष्मान नहीं है। वो काले चाकाबुको के मकान में न तो रहता है और न ही कभी रहा है। आयसर ने नतीजा निकाला कि हरमन विश्वसनीय नहीं है और उन्होंने जांच पड़ताल को खत्म कर देने का निश्चय किया। चूक। आयसर का यह फैसला बहुत बड़ी चूक थी और ये चूक आयुष्मान को पकड़ने के इजराइल के अवसर को तबाह कर सकती थी। आप उस अक्षमता के बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकते जिसने इस अभियान के शुरुआती पड़ावों को ग्रस्त कर रखा था। एक गुप्त पेचीदा जांच एक बुढ़ाते, अंधे और अदक्ष आदमी को कैसे सौंपी जा सकती थी? मोसाड ने उसके द्वारा की गई आयुष्मान की गलत पहचान को गंभीरता से कैसे ले लिया? आयसर इस तथ्य को नजरअंदाज कैसे कर सके कि सिल्विया काले चाकाबुको में गई थी और वहां वो निक आयुष्मान के पिता से मिली थी? बजाय इसके कि ब्यूनस आयर्स में जांच पड़ताल करने वाले किसी व्यक्ति को भेजा जाता जो उन किराएदारों और मकान मालिक की शिनाख्त करता, आयसर ने सीधे सीधे हाथ खींच लिए। ये बहुत बड़ी चूक खासतौर से आयसर के संदर्भ में एकदम विपरीत जाने वाली थी। 1.5 साल बाद फ्रिट्ज बाउल इजराइल आया। वो आयसर हारिल से नहीं मिलना चाहता था, जिस पर उसका आरोप था कि वो आयुष्मान को पकड़ने में नाकामयाब रहा था। वो सीधा यरूशलेम जाकर अटॉर्नी जनरल हेम कोहेन से मिला। जब उसने कोहेन के सामने मोसाड द्वारा की गई उस जांच के शर्मनाक पहलू को बयान किया तो वो फट पड़ा। हेम कोहेन ने आयसर और शबाब के मुख्य जांच अधिकारी ज़वी अहरोनी को यरूशलेम में तलब किया। बाउल अपने कार्यालय में इंतजार कर रहा था और उसने हारिल पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया था। उसने ये भी धमकी दी कि अगर मोसाड इस मुहिम को पूरा करने में अक्षम रहा तो उसे मजबूर होकर इसे जर्मन अधिकारियों से अपने हाथ में लेने का आग्रह करना पड़ेगा। लेकिन ये उसकी धमकी नहीं थी जिसने हारिल को एक प्रकरण को फिर से हाथ में लेने को प्रेरित किया। ये एक नई जानकारी थी जो बाउल अपने साथ लाया था। 2 शब्द जो रहस्य को सुलझाते प्रतीत होते थे। बाउल ने खुलासा किया कि अर्जेंटीना में आयुष्मान का छद्म नाम रिकार्डो क्लेमेंट था। आयसर को सहसा समझ में आ गया कि उनसे कहाँ गलती हुई थी और कहाँ उनके आदमियों ने गलती की थी। आयुष्मान वास्तव में काले चाकाबुको का एक किराएदार था, श्मिट नहीं, क्लेमेंट। हरमन की बेटी वाकई आयुष्मान के बेटे से मुलाकातें करती रही थी और आयुष्मान का परिवार काले चाकाबुको में ही रहता था। लेकिन हरमन को यह जानकारी नहीं थी कि आयुष्मान ने अपना नाम बदलकर क्लेमेंट कर लिया था और इसलिए उसने गलती से फ्रांसिस्को श्मिट की ओर संकेत कर दिया था। अगर आयसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती और हरमन के किस्से की जांच की होती और उसके लिए दक्ष गुप्तचरों को भेज दिया होता तो उसने बहुत पहले आयुष्मान की वास्तविक पहचान कर ली होती। अब आयसर ने कोहेन और बाउल को सुझाव दिया कि ज़वी अहरोनी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाए। अहरोनी सपाट माथे वाला एक लंबा और दुबला आदमी था जिसकी चौकोर मूंछें थीं और रेजर की मानिंद पैना दिमाग था। वो खुद एक जर्मन यहूदी था और व्यक्तिगत रूप से कोहेन का करीबी था, लेकिन आयसर का उतना करीबी नहीं था। अहरोनी अभी भी इस बात से काफी नाराज था कि सन 1958 में जब वो एक अन्य प्रकरण के सिलसिले में ब्यूनस आयर्स आया था तो आयसर ने उसे हरमन की गवाही की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन इस बात को अब भुला दिया जाना जरूरी था। आज आयसर को अहरोनी की विशेषज्ञता की बेहद जरूरत थी और इसीलिए फरवरी सन 1960 में अहरोनी ब्यूनस आयर्स पहुंचा। उसने अपने एक दोस्त, एक स्थानीय यहूदी से काले चाकाबुको के मकान पर नजर डालने को कहा। वो आदमी परेशान होकर लौटा। उसने बताया कि मकान खाली है। कुछ पुताई करने वाले और मिस्त्री 2 में से एक अपार्टमेंट वस्तुतः क्लेमेंट परिवार के भूतपूर्व अपार्टमेंट को नई शक्ल देने में लगे थे, लेकिन उस परिवार के लोग वहां से जा चुके थे। वो कहां चले गए थे ये जानकारी नहीं थी। अब अहरोनी को ऐसा कोई तरीका निकालना था कि बिना कोई संदेह जगाए वो क्लेमेंट का पता लगा सकता। मार्च की शुरुआत में कुरियर की पोशाक में एक अर्जेंटीनी लड़का काले चाकाबुको के उस मकान में आया। उसके हाथ में निकोलस क्लेमेंट के नाम का एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट था। उसमें एक महंगा लाइटर और एक खुशबूदार कार्ड था जिस पर अंकित था, प्रिय निक, जन्मदिन की बधाई। वो जन्मदिन के उपहार जैसा लगता था जिसे किसी ऐसी स्त्री ने भेजा था जिसकी ख्वाहिश अपना नाम छिपाए रखने की थी। वो संदेशवाहक फ्लैट में दाखिल हुआ जहां कुछ पुताई करने वाले काम कर रहे थे। लड़के ने क्लेमेंट परिवार के बारे में पूछा, लेकिन ज्यादातर काम करने वालों को क्लेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक पुताई वाले ने उस लड़के को बताया कि वो लोग ब्यूनस आयर्स के परली तरफ सान फर्नांडो इलाके में कहीं रहने लगे हैं। इसके बाद वो उस लड़के को पास की एक वर्कशॉप में ले गया जहां निक आयुष्मान का भाई काम करता था। वो सुनहरी त्वचा वाला आदमी था जिसका नाम डीटर था, लेकिन बावजूद इसके कि उसका रवैया अच्छा था उसने क्लेमेंट का नया पता बताने से इनकार कर दिया। अब भी उस बातूनी डीटर ने उस लड़के को इतना तो बता ही दिया कि उसके पिता फिलहाल दूर तुकुमन नामक शहर में काम करते हैं। वो कुरियर वाला लड़का काले चाकाबुको लौटाया और अपने लगातार सवालों से उन पुताई वालों को परेशान करने लगा। अंततः उसे उनमें एक ऐसा आदमी मिल ही गया जिसने धुंधले से ढंग से क्लेमेंट के नए पते को याद किया। तुम्हें सैन फर्नांडो जाने वाली ट्रेन पकड़नी होगी, उसने कहा। फिर तुम 203 नंबर की बस पकड़ना और एविजेंडा पर उतर जाना। सड़क के उस पार तुम्हें एक स्टॉल दिखाई देगी। उसकी दाईं तरफ कुछ मकान छोड़कर तुम्हें ईंटों का बना एक छोटा सा मकान दिखाई देगा। वो है क्लेमेंट का घर।
वो संदेशवाहक खुश होकर तेजी से वापस लौटा। उसने अहरोनी को सारा किस्सा सुना दिया। अगले दिन अहरोनी ने सैन फर्नांडो की ट्रेन पकड़ी, पुताई वाले के निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ा और उसे तुरंत ही वो घर मिल गया। पास के स्टॉल पर उसने उस सड़क का नाम पूछ लिया, काले गैरिबाल्डी। दुकानदार ने उसे बताया। जांच पड़ताल अब पटरी पर लौट चुकी थी। काले गैरिबाल्डी। मध्य मार्च में अहरोनी ने बिजनेस सूट पहना और काले गैरिबाल्डी सड़क पर एक मकान की तरफ बढ़ा जो क्लेमेंट के घर से सड़क के दूसरी ओर था। मैं एक अमेरिकी कंपनी से हूँ, उसने दरवाजा खोलने वाली स्त्री से कहा। हम सिलाई मशीनें बनाते हैं और हम इस इलाके में एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं। हम आपका घर खरीदना चाहते हैं। फिर उसने क्लेमेंट के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो मकान भी क्या बेचना चाहेंगी? उस औरत से बातचीत करते हुए वो अपने छोटे से संदूक के हैंडल में छिपे बटन को दबाता जा रहा था। इससे एक छिपा हुआ कैमरा सक्रिय हो गया और उसने अलग अलग कोणों से क्लेमेंट के घर की तस्वीरें ले ली। अगले दिन अहरोनी ने शहर के अभिलेखागार में जांच पड़ताल की और पाया कि जिस जमीन पर क्लेमेंट का मकान खड़ा था वो सुश्री वेरा लिबेल डे आइशमन की थी, जो इस बात का सबूत था कि वेरा ने दूसरी शादी नहीं की थी और अर्जेंटीना के रिवाज के मुताबिक उसने विक्रय के दस्तावेज अपने विवाह पूर्व और विवाह के बाद के नामों से रजिस्टर कराए थे। जाहिर था कि रिकॉर्डो क्लेमेंट ने सरकारी दस्तावेजों में नाम नहीं लिखाना बेहतर समझा था। अहरोनी कई बार पैदल किसी निजी कार या छोटे ट्रक में सवार होकर काले गैरिबाल्डी लौटा और उसने मकान की, वेरा की और आंगन में खेलते बच्चों की कई तस्वीरें ली। उसने क्लेमेंट को नहीं देखा, लेकिन उसने एक खास तारीख का इंतजार करने का निश्चय कर रखा था, 21 मार्च। अहरोनी की फाइल से संकेत मिलता था कि यह रोज आइशमन और वेरा लिबेल की शादी की 25वीं सालगिरह की तारीख थी। उसे उम्मीद थी कि आइशमन अपने परिवार के साथ इसका जश्न मनाने तुकुमन से लौटेगा। 21 मार्च को अहरोनी अपने कैमरे के साथ लौटा। आंगन में उसने एक दुबले कुछ गंजे औसत कद के आदमी को देखा जिसका मुंह पतला था, बड़ी नाक थी और मूंछ थी। उसने चश्मा पहन रखा था। ये सारी चीजें उस ब्यौरे से मेल खाती थीं जो उसकी खुफिया फाइल में दर्ज था। आइशमन। उधर इजराइल में आइसर बेन गुरियन के घर पर पहुंचे। हमने अर्जेंटीना में आइशमन का पता लगा लिया है, उसने कहा। मेरा ख्याल है उसको पकड़ सकते हैं और इजराइल ला सकते हैं। बेन गुरियन ने तत्काल प्रतिक्रिया की, उसे मुर्दा या जिंदा लेकर आओ, उन्होंने कहा। उन्होंने पल भर कुछ सोचा और फिर बोले, बेहतर होगा कि उसे जिंदा लाया जाए। यह हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। अग्रिम दल का पहुंचना। आइसर ने अभियान दल का गठन किया। उसके सारे के सारे 12 सदस्य स्वयंसेवक थे। कुछ थे जो होलोकॉस्ट से बच निकले थे और उनकी कलाइयों पर कंसंट्रेशन कैंप के नंबर गुदे हुए थे। इस दल के मुख्य हिस्से में सुरक्षा तंत्र की वो टुकड़ी थी जो मुहिमों को अंजाम देती थी। उसके मुखिया शबाब के आला दर्जे के 2 गुप्तचर थे। रफी एतान को कमांडर नियुक्त किया गया। उसका साथ देने के लिए स्वी मल्किन था, जिसे एतान साहसिक, शारीरिक रूप से मजबूत और चतुर कुशाग्र बुद्धि वाला आदमी कहता था। वो घनी भौहों, मजबूत जबड़ों और गहरी उदास आंखों वाला कुछ गंजा आदमी था, जिसे दुश्मन के जासूस की जासूसी करने वाले शबाब के सबसे अच्छे गुप्तचर के रूप में जाना जाता था। वो अपने साथ कभी बंदूक नहीं रखता था, इसलिए क्योंकि आपको उसका इस्तेमाल करने का लालच आ सकता है। वो कॉमन सेंस में नई युक्तियां गढ़ने और तत्काल बुद्धि में भरोसा करता था और उसने कई आला सोवियत गुप्तचरों का भाड़ा फोड़ किया था। उसने अपने बचपन का कुछ हिस्सा पोलैंड में बिताया था और क्रास्निक्लुबेस्की नामक गांव में खूनी तबाही के बाद वो अपने परिवार के साथ इजराइल में आ बसा था। सिर्फ उसकी बहन फ्रूमा और बहन का परिवार वहीं रह गए थे। वो सब और ज़वी के अन्य रिश्तेदार होलोकॉस्ट में मारे गए थे। वो हाइफा में पड़ा हुआ था और स्वाधीनता की लड़ाई में शामिल हुआ था। उसमें कई दूसरी प्रतिभाएं भी थी, जैसे कि चित्रकारी, वाद्य होकर लिखना और अभिनय करना। न्यूयॉर्क के एक प्रवास के दौरान एक्टर्स स्टूडियो के संस्थापक ली स्ट्रॉसबर्ग से उसके करीबी ताल्लुकात स्थापित हो गए थे और उनसे उसने अभिनय के बारे में काफी कुछ सीखा था। बाद में उसने कहा था, मोसार्ट के जिन बहुत से अभियानों में मैंने भाग लिया था उनमें मैंने छद्मवेश और मेकअप का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह भूमिका निभाई थी मानो मैं नाटक के मंच पर काम कर रहा था। मैं अपने अभियान के तौर तरीकों को नाटक की तरह लिखता था। दल का एक अन्य सदस्य वियना में जन्मा अब्राहम शेलोम था। वो एक गठीला चुप आदमी था जो एतान का सहायक और शबाब का एक भावी निदेशक था। कुछ अन्य लोगों में शामिल थे याकोव गट, जो एक पेरिस निवासी चौकन्ना जासूस था, मोशे टेबोर, जो ब्रिटिश सेना का एक भूतपूर्व सैनिक और युद्ध के अंत में नाजी अपराधियों की खोज करने वाली खुफिया संस्था एवेंजर्स का सदस्य था, और ऐसे कुछ अपराधियों को उसने खुद मारा था, और खामोश संकोची स्वभाव का शेलोम डैनी, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार और दस्तावेजों में हेरफेर करने के मामले में जीनियस था। कुछ लोगों का कहना था कि वो टॉयलेट पेपर पर जाली अधिकार पत्र काटकर नाजी कंसंट्रेशन कैंप से भाग निकला था। इनमें से ज्यादातर लोग विवाहित थे और उनके अपने परिवार थे। अभियान दल को अनुभव के लिहाज से भी अच्छी तरह गढ़ा गया था। एफ्रेम इलानी अर्जेंटीना से अच्छी तरह वाकिफ था और ब्यूनस आयर्स की सड़कों से भली भांति परिचित था। वो तालों की मरम्मत करने में दक्ष, शारीरिक दृष्टि से जबरदस्त ताकतवर, एक बेहद ईमानदार गुप्तचर था जो हर किसी का विश्वास जीत लेता था। यहूदित निसियाहू भी स्वेच्छा से शामिल हुई थी, जो एक मजहबी स्त्री थी और मोसार्ड की सबसे अच्छी महिला गुप्तचर थी। यहूदित शांत स्वभाव की, शर्मीली और विनम्र थी। शरीर से वो कुछ भारी भरकम और सामान्य थी। वो लेबर पार्टी के एक कार्यकर्ता मोडे चाई निसियाहू से विवाहित थी। उसने इस पुस्तक के एक लेखक की कई बार मेहमान नवाजी की थी और उसके व्यवहार में कुछ ऐसा भी नहीं था जो सामान्य प्रतीत होता हो। डॉक्टर योना इलियान एक चिकित्सक था जो अतीत में मोसार्ड की कई मुहिमों में भाग ले चुका था। वो आइशमन को इजराइल लाने में मदद के लिए दल में मौजूद था। जांच अधिकारी ज़वी अहरोनी भी दल में शामिल हो गया था, लेकिन इस दल में शामिल होने वाले पहले स्वयंसेवक स्वयं आइसर थे। उन्हें देश के बाहर की खतरनाक मुहिमों में अपने आदमियों का नेतृत्व करना अच्छा लगता था, लेकिन इस बार वो जानते थे कि कार्यवाही के दौरान शीर्ष स्तर के तत्काल फैसले लेने की जरूरत होगी और इसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे भी हो सकते थे। इसलिए यह बेहद जरूरी था कि इजरायलियों का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो जरूरत पड़ने पर राजनीतिक फैसले ले सकता। आइसर को लगा कि उन्हें कमान संभालनी चाहिए। अप्रैल के अंत में 4 गुप्तचरों के एक अग्रिम दस्ते ने 4 अलग अलग दिशाओं से अर्जेंटीना में प्रवेश किया। वो देश में चोरी छुपे कुछ अनिवार्य उपकरण लेकर आए, कई वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक औजार और उपकरण, चिकित्सकीय सुविधाएं और शेलोम डैनी की घूमंतु प्रयोगशाला का एक हिस्सा भी, जो पासपोर्ट, दस्तावेज और हलफनामे तैयार करने की दृष्टि से लैस था। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जहां अभियान दल के कई सदस्य रहने और काम करने वाले थे, और उसमें भोजन का भरपूर इंतजाम कर दिया। अगले दिन उन चारों ने एक कार किराए पर ली और उससे वो सैन फर्नांडो गए, जहां पर वो शाम 7:40 पर पहुंचे। अंधेरा घिर चुका था और उन्हें एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित चीज हाथ लगी। जब वो 202 नंबर की सड़क पर धीरे धीरे चले जा रहे थे, उन्हें अचानक सीधा उनकी ओर आता हुआ रिकॉर्डो क्लेमेंट दिखाई दिया। उसने इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप मुड़ा और अपने घर में चला गया।
गुप्तचरों ने नतीजा निकाला कि क्लेमेंट संभवतः हर शाम लगभग एक ही समय पर घर आता था और बस स्टैंड और उसके घर के बीच के वीरान अंधेरे रास्ते में उसको पकड़ा जा सकता है। उस रात उन्होंने कूट भाषा में एक तार इजराइल भेजा। अभियान मुमकिन। अब्बा इवान के लिए एक विमान। आइसर को लगा कि किस्मत उनका साथ दे रही है। उन्हें पता चला कि 20 मई को अर्जेंटीना अपनी स्वाधीनता की 150वीं सालगिरह मनाएगा। इस मौके पर आयोजित जलसों में भाग लेने सारी दुनिया से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आने वाले थे। शिक्षा मंत्री अब्बा इवान के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला था। अब्बा इवान को यह जानकर खुशी हुई कि एल उनके लिए एक विशेष विमान ब्रिटानिया व्हिस्परिंग जायंट सौंप रहा है। इवान को किसी ने नहीं बताया कि एल की इस उदारता के पीछे असली वजह ऑपरेशन आयुष्मान थी। ब्यूनस आयर्स के लिए 601 नंबर का विमान 11 मई को उड़ान भरने वाला था। विमान कर्मियों को सावधानी के साथ चुना गया था और आइसर ने एल के सिर्फ 2 वरिष्ठ अधिकारियों को रहस्य बताया था, मॉर्डेचाई बेन अरी और इफ्रेम बेन अर्जी। पायलट तोहार को अपने साथ एक दक्ष मैकेनिक लाने की सलाह दी गई थी, जिसके पीछे सावधानी ये बरती गई थी कि अगर विमान को अर्जेंटीनी विमान कर्मियों के बिना उड़ान भरनी पड़ जाए तो किसी तरह की कठिनाई पैदा न हो। 1 मई को तड़के आइसर एक यूरोपीय पासपोर्ट के साथ ब्यूनस आयर्स में उतरे। हवाई अड्डे के रनवे पर हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बह रही थी। अर्जेंटीना में ये लगभग जाड़ों का मौसम था। 8 दिन बाद 9 मई की शाम को कई इजरायली ब्यूनस आयर्स की नई अपार्टमेंट इमारत में चुपचाप दाखिल हो गए। वो उस अपार्टमेंट में गए जो कुछ दिन पहले किराए पर लिया गया था, जिसका कोड नाम था हाइट्स। अभियान दल के सारे सदस्य मौजूद थे। इससे पहले वो शहर के अलग अलग होटलों में टिके रहे थे। अंत में आने वाले व्यक्ति थे आइसर। पहली बार 12 लोग एक साथ थे। अर्जेंटीना आने के बाद से आइसर ने अपने दल के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए एक चतुराईपूर्ण तरीका अपनाया हुआ था। वो अपनी जेब में ब्यूनस आयर्स के 300 कॉफी हाउसों की फहरिस्त रखे हुए थे, जिसमें उनके पते और कामकाज का समय दर्ज था। हर सुबह वो इन कॉफी हाउसों के बीच पैदल दौरे पर निकल जाते थे, जिसके लिए वो उन रास्तों और टाइम टेबल का अनुसरण करते थे जिसे उन्होंने पहले से ही तय कर रखा होता था। इस तरह उनके आदमियों को ठीक पता होता था कि उन्हें दिन के किस समय कहां पाया जा सकता है। इस इंतजाम की एक बहुत बड़ी असुविधा ये थी कि रेमसार्ड को हर दिन गैलनों की मात्रा में तेज अर्जेंटीनी कॉफी गटकनी पड़ती थी। इन कॉफी हाउसों में बैठकर आइसर अपहरण की तैयारियों से संबंधित निर्देश देते थे। ये उत्तेजक गतिविधियों से भरे दिन थे। कैदी को रखने के लिए जरूरी उपकरणों को लाना और उन्हें तैयार करना, निगरानी और धरपकड़ के लिए कार किराए पर लेना, शहर के बाहर अतिरिक्त अपार्टमेंट्स और एकांत में स्थित बंगले किराए पर लेना जहां आयुष्मान को रखा जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बंगला द बेस हवाई अड्डे के रास्ते में था। इसे मोसाड के 2 गुप्तचरों ने पर्यटकों के रूप में किराए पर लिया था। इनमें एक था याकूब मीदाद, जो जर्मनी में जन्मा एक गठीला आदमी था, जिसने अपने माता पिता को होलोकॉस्ट में गंवा दिया था और जो युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना में रहते हुए लड़ा था। उसकी संगिनी की भूमिका निभाने वाली स्त्री थी यहूदित निसियाहू। स्थानीय पुलिस द्वारा कभी जांच किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुप्तचरों ने बंगले के भीतर आयुष्मान और उसके गार्ड के लिए छिपने की जगह तैयार की थी। एक अन्य फ्लैट विकल्प के तौर पर तैयार किया गया था। योजना के मुताबिक आयुष्मान को 10 मई को पकड़ा जाना था। विमान 11 मई को आना था और 12 मई को इजराइल के लिए रवाना होना था। लेकिन ऐन मौके पर हुए एक बदलाव ने इस योजना को चौपट कर दिया। चूंकि आजादी की सालगिरह के जश्न के लिए बड़ी संख्या में मेहमान आ रहे थे, इसीलिए अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने इजरायली प्रतिनिधिमंडल को सूचित कर दिया कि वो 19 मई दोपहर 2 बजे तक अपने आगमन को स्थगित रखे। आइसर के लिए इसका मतलब था कि वो या तो आयुष्मान की गिरफ्तारी को 19 मई तक मुलतवी रखते या 10 मई की योजना के मुताबिक काम करते और 9-10 दिन तक अपने कैदी के साथ छिपे रहकर इंतजार करते। ये बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकता था, खासतौर से उस स्थिति में जबकि उसके परिवार के अनुरोध पर गुमशुदा आदमी की तलाश के लिए कोई सघन अभियान चलाया जाने लगता। इस बात का वास्तविक खतरा था कि आयुष्मान और उसके इजरायली अपहरणकर्ता पुलिस के हाथ लग जाते। इन संदेहों के बावजूद आइसर ने मूल योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन उनके आदमियों की थकान की वजह से उन्होंने इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया। हमले का दिन D-Day 11 मई और हमले का समय H आवर शाम 7:40 तय किया गया। मुहिम की योजना अब अपने बारीक से बारीक ब्यौरे के साथ तैयार थी। आयुष्मान हर शाम अपने काम से 7:40 पर लौटता था। वो 203 नंबर की बस से बूथ पर उतरता था और काले गैरीबाल्डी के रास्ते अपने घर तक पैदल जाता था। सड़क अंधेरी होती थी, यातायात बहुत विरला होता था। मुहिम को गुप्तचरों द्वारा 2 कारों में संचालित किया जाना था, एक दस्ता अपहरण के लिए, दूसरा सुरक्षा और बचाव के लिए। पहली कार सड़क के किनारे पार्क की जाएगी, जिसका हुड उठा होगा और लगेगा जैसे गुप्तचर कार की खराबी को दुरुस्त करने में लगे हैं। जब आयुष्मान के पास से गुजरेगा तो वो उस पर झपट कर उसे अपने कब्जे में कर लेंगे और कार में पटक देंगे। इसके बाद कार तेजी से आगे बढ़ जाएगी और दूसरी कार उसके पीछे चलेगी। डॉक्टर दूसरी कार में होगा ताकि अगर कैदी को बेहोशी की दवा देने की जरूरत पड़े तो वो मदद के लिए पास में ही मौजूद रहे। आइसर ने सख्त अंदाज में साफ आदेश दिए, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उन्होंने कहा तो आयुष्मान को हाथ से नहीं जाने देना, भले ही आपको रोक लिया जाए। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आप कहिए कि आप इजरायली हैं और इस नाज़ी अपराधी को न्यायालय के सामने लाने के लिए अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गिरफ्तारी से बच निकले वो मौजूदा योजना के मुताबिक देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने मीदाद और यहूदित निसियाहू को भी निर्देश दिए कि वो बंगले में जाकर रहें और पर्यटक दंपत्ति की तरह आचरण करें। आप लोग बीच बीच में बाहर आकर लॉन में बैठे और खाएं पिए तथा अखबार पढ़ें। बाकी सारे गुप्तचरों को अपने अपने होटल छोड़कर निर्धारित सुरक्षित मकानों में चले जाने के आदेश दे दिए गए। उल्टी गिरती 11 मई की सुबह अभियान दस्ते ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। H आवर के पहले ही आदमी अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। ज्यादातर किराए के वाहनों को वापस लौटा दिया गया था। समूह के सारे सदस्य छद्मवेश धारण कर चुके थे। मेकअप, नकली मूछें, दाढ़ियां, नकली बाल, हर किसी के पास नए दस्तावेज थे जो उनकी नई शक्लों से मेल खाते थे। वो 12 लोग जो कुछ दिन पहले ब्यूनस आयर्स आए थे, जिन्होंने सड़कें नापी थी, कारें और अपार्टमेंट किराए पर लिए थे, होटलों में ठहरे थे, काले गैरीबाल्डी के घर का सर्वेक्षण करने गए थे, गायब हो चुके थे। 12 अन्य लोगों ने जो अलग दिखते थे, जिनके दस्तावेज अलग थे, नाम अलग थे, उनकी जगह ले ली थी। आइसर ने भी अपना होटल छोड़ दिया, अपना सामान एक रेलवे स्टेशन पर रखा और शहर में लौट आए। हर दिन की तरह आज भी वो विभिन्न कॉफी हाउसों के बीच आवाजाही करने वाले थे। आज उनकी आवाजाही व्यावसायिक और मनोरंजन के इलाकों में होने वाली थी, जहां के कैफे एक दूसरे से महज 5 मिनट की दूरी पर थे। दोपहर 1 बजे आइसर, रफीदान और कुछ दूसरे अग्रणी गुप्तचर शहर के बीच एक बड़े रेस्तरां में सूचनाओं के अंतिम आदान प्रदान के लिए मिले। उनके चारों तरफ प्रसन्न अर्जेंटीना निवासी हंस रहे थे, पी रहे थे और स्थानीय मांस खा रहे थे। दोपहर 2 बजे इस दस्ते के लोग अपने अपने रास्ते चले गए। दोपहर 2:30 बजे गुप्तचरों ने शहर के बीच स्थित एक बड़े पार्किंग गैरेज से वो कार उठाई जिसमें आयुष्मान को बंधक बनाया जाना था और जो वहां कुछ दिनों से खड़ी हुई थी। वो उसे लेकर बेस की ओर बढ़ गए।
दूसरी कार एक अन्य गैरेज से रवाना हुई। दोपहर 3:30 बजे दोनों कारें बेस के करीब चल पड़ने को तैयार खड़ी थीं। शाम 4:30 बजे बेस में अंतिम वार्तालाप अभियान दस्ते के लोगों ने कपड़े बदले, अपने कागजात लिए और जाने को तैयार हो गए। शाम 6:30 बजे दोनों कारें रवाना हुई। बंधक कार में 4 गुप्तचर थे। ड्राइवर के रूप में ज़वी यारूनी, कमांडर रफी ऐतान, मोशे टिवारे और ज़वी मल्किन। 3 और गुप्तचर दूसरी कार में थे, अब्राहम शेलोम, याकूब गट और डॉक्टर इलियान, जिनके पास एक बक्सा था जिसमें दवाएं, उपकरण और दर्द निवारक भरे हुए थे। दोनों कारें अलग अलग रास्तों से पहुंची और एक चौराहे पर मिली जो क्लेमेंट के घर से दूर नहीं था। गुप्तचरों ने इलाके की जांच की और पाया कि कहीं कोई नाका या पुलिस बल नहीं था। शाम 7:35 पर दोनों कारें काली गैरीबाल्डी में खड़ी हो गईं। उस जगह पर पहले ही गहरा अंधेरा छा चुका था। बंधक कार काले रंग की शेवरले सेडान सड़क के बगल में क्लेमेंट के घर की ओर मुंह किए हुए खड़ी थी। 2 गुप्तचर बाहर निकले और उन्होंने हुड उठाया। हरूनी स्टीयरिंग थामे बैठा रहा और चौथा आदमी कार के अंदर दुबका हुआ उस जगह पर निगाह रखे हुए था जहां अंधेरे में से आयुष्मान के नमूदार होने की उम्मीद थी। इनमें से एक आदमी ने पतले से दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए कि मुमकिन था कि उसे आयुष्मान को छूना पड़ता। उसको छूने के ख्याल मात्र से वो जुगुप्सा से भर उठा था। सड़क के दूसरी तरफ दूसरी कार खड़ी थी। ये काले रंग की ब्यूइक थी। 2 गुप्तचर बाहर निकले और कार का मुआयना करने लगे। तीसरा ड्राइवर की सीट पर बना रहा। वो तैयार था कि जैसे ही क्लेमेंट आए वो बत्तियां जलाकर क्लेमेंट को चौंधिया दे। जाल बिछ चुका था, लेकिन क्लेमेंट प्रकट नहीं हुआ। शाम 7:40 पर बस नंबर 203 मोड़ पर रुकी, लेकिन उसमें से कोई नहीं उतरा। शाम 7:50 2 और बसें एक के बाद एक आईं। क्लेमेंट उनमें से किसी में भी नहीं था। गुप्तचरों की बेचैनी बढ़ने लगी। हुआ क्या? क्या उसने अपना ढंग बदल लिया था? क्या उसको खतरे की भनक लग गई थी और वो भाग खड़ा हुआ था? रात 8 बजे जो बातचीत पहले हुई थी उसमें आइसर ने इस दस्ते से कहा था कि अगर क्लेमेंट 8 बजे तक नहीं आता तो वो योजना रद्द करके चले जाएं। लेकिन रफी ऐतान ने 8:30 बजे तक रुकने का निश्चय किया। रात 8:05 एक और बस मोड़ पर रुकी। शो में इजराइलियों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अवरुम शेलोम जो कि दूसरे दस्ते में था उसको एक छाया दिखाई दी जो काली गैरीबाल्डी पर चली आ रही थी। क्लेमेंट उसने आती हुई आकृति को लक्ष्य करके उसे चौंधियाती हुई अपनी बत्तियां जला दी। रिकॉर्डो क्लेमेंट अपने घर की ओर चला जा रहा था। चौंधियाती बत्तियां उसके चेहरे पर चमकी और उसने अपनी नजरें वहां से हटाई। वो चलता रहा। उसे सड़क के किनारे एक कार दिखाई दी, शायद इंजन की समस्या, और कुछ लोग भी कार के पास दिखाई दिए। उसी क्षण शेवरले का एक आदमी उसकी ओर मुड़ा। मोमेंटिटो सेनियर उसने कहा, जिसका मतलब था 1 मिनट। ये ज़वी मल्किन था जिसे स्पेनिश के सिर्फ वही 2 शब्द आते थे जिनका इस्तेमाल वो कर रहा था। क्लेमेंट अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी फ्लैशलाइट निकालने लगा जिसका इस्तेमाल वो सड़क के इस अंधेरे हिस्से में अक्सर किया करता था। उसके बाद सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। मल्किन को लगा कि क्लेमेंट अपनी बंदूक निकाल रहा है। वो क्लेमेंट पर कूद पड़ा और उसे सड़क के किनारे धूल में पटक दिया। क्लेमेंट के मुंह से एक जोर की तीखी चीख निकली। कार से एक और आदमी और फिर एक और आदमी उस पर झपट पड़ा। मजबूत हाथों ने उसे जकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वो उसे धकेलते हुए कार के पिछले हिस्से की ओर ले गए और उसे कार के फर्श पर पटक दिया। ड्राइवर ने कार चालू की और वो तेजी से आगे बढ़ गई। क्लेमेंट के नमदार होने और कार के रवाना होने के बीच बमुश्किल आधा मिनट का समय गुजरा था। कुछ ही सेकंड्स में दूसरी कार पहली कार के पीछे चल पड़ी। चुस्त हाथों ने फुर्ती से क्लेमेंट के हाथ पैर बांध दिए। किसी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसकी ऐनक हटा दी गई और उसकी जगह उसे एक अपारदर्शी काला चश्मा पहना दिया गया। उसके कानों के करीब जर्मन में एक आवाज घुर्राई, एक भी हरकत की और तुम मरे। उसने आदेश का पालन किया। पूरे सफर के दौरान वो जरा भी नहीं हिला डुला। इस बीच 2 हाथ उसके कपड़ों के अंदर खिसके और उन्होंने उसकी त्वचा को महसूस किया। रफी ऐतान के हाथ उसके घाव के निशानों की तलाश कर रहे थे। एक बाईं कांख के नीचे, दूसरा उसके पेट के दाईं तरफ। ऐतान ने मल्किन की ओर देखा और सर हिला दिया। उन्होंने हाथ मिलाए। आयुष्मान उनकी पकड़ में था। ऐतान को लग रहा था कि उसके जज्बात उसके काबू में है, लेकिन फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो उस गीत को गुनगुना रहा था जो युद्ध में यहूदी समर्थक नाजियों के खिलाफ गाया करते थे, हम हैं यहाँ, हम हैं यहाँ। कार बहुत तेजी से भागी जा रही थी। फिर वो सहसा रुक गया। हालांकि उसका इंजन चालू था। क्लेमेंट को नहीं मालूम था कि वो रुकावट ट्रेन के बैरियर की वजह से थी। उन दोनों बंधक कारों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जिस दौरान एक बेहद लंबी मालगाड़ी वहां से गुजरती रही। गुप्तचरों को ये समूची मुहिम के सबसे नाजुक पल लग रहे थे। उनकी कारें दूसरी कारों से घिरी हुई थी जो बैरियर के उठने का इंतजार कर रही थी। बाहर की आवाजें सुनी जा सकती थीं, लेकिन क्लेमेंट ने हिलने का साहस नहीं किया। आजू बाजू के किसी भी अर्जेंटीना निवासी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि कार के फर्श पर कोई विचित्र चीज पड़ी हुई थी। कुछ मिनट बाद बैरियर उठा और सारी कारें आराम से आगे की ओर बढ़ने लगीं। रात 8:55 पर दोनों कारें बेस के रास्ते पर आकर रुक गईं। गिरफ्तार करने वालों के बीच अंधे की तरह लड़खड़ाते चल रहे क्लेमेंट को मकान के अंदर कर दिया गया। जब उसे पकड़े हुए आदमियों से नंगा करने लगे तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने उसे जर्मन में आदेश देते हुए मुंह खोलने को कहा। उसने वैसा ही किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने कहीं कोई जहरीला कैप्सूल अपने दांतों के अंदर तो नहीं छिपा रखा है। उन्होंने उसके मुंह के अंदर के हिस्से को अच्छी तरह से जांचा परखा। क्योंकि वो अभी अपारदर्शी चश्मा पहने हुए था, इसलिए वो देख तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन वो उन हाथों की छुअन को महसूस कर रहा था जो एक बार फिर उसके जिस्म की जांच करते हुए उसके जख्मों के निशानों को छू रहे थे। एक विशेषज्ञ का हाथ उसकी बाईं कांख में खिसका और उसने उस जख्म के निशान को छुआ जो कुछ साल पहले तब बन गया था जब उसने अपने रक्त समूह के उस छोटे से गुदने को हटाने की कोशिश की थी, जिसे गुदवाने का एसएस अधिकारियों में रिवाज हुआ करता था। अचानक से एक तेज जर्मन स्वर सुनाई दिया, तुम्हारे हेड की, तुम्हारे जूतों की साइज, जन्म तिथि, पिता का नाम, मां का नाम। उसने किसी रोबोट की तरह जर्मन में जवाब दिया। यहां तक कि जब उन्होंने पूछा तुम्हारी नाजी पार्टी कार्ड का नंबर क्या है, एसएस में तुम्हारा नंबर, तो भी वो खामोश नहीं रहा। 45326, दूसरा नंबर 63752, तुम्हारा नाम रिकॉर्डो क्लेमेंट, तुम्हारा नाम। आवाज ने फिर दोहराया। वो कांपा। ओटो हेनिंजर, तुम्हारा नाम अडोल्फ आयुष्मान। उनके इर्द गिर्द खामोशी छा गई। मैं अडोल्फ आयुष्मान हूँ, उसने दोहराया। मुझे मालूम है कि मैं इजराइलियों के हाथों में हूँ। मुझे थोड़ी सी हिब्रू भी आती है। मैंने वारसा में एक रब्बी से सीखी थी। उसने बाइबल की कुछ पंक्तियां याद की और उन्हें सुनाने लगा, जिस दौरान वो हिब्रू के शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं बोला। इजरायली लड़के चकित होकर उसे ताक रहे थे। SDEH बोकर के लिए एक संदेश वाहक। आइसर एक कैफे से दूसरे कैफे में चक्कर लगा रहे थे। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी जब वो एक और कैफे में गए और दरवाजे की ओर मुंह किए एक कुर्सी पर ढेर हो गए। अचानक से उन्होंने दरवाजे पर अपने 2 आदमियों को देखा। वो उछल पड़े। हमने उसे पकड़ लिया, अहरूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शिनाख्त पक्के तौर पर कर ली गई है और उसने कबूल किया है कि वो अडोल्फ आयुष्मान है। आइसर ने उनसे हाथ मिलाया और वो चले गए। अब उन्हें वापस रेलवे स्टेशन जाकर अपना सूटकेस उठाना था और अपनी नई पहचान के साथ एक अन्य होटल में ठहरना था, कुछ इस तरह जैसे वो अभी ब्यूनस आयर्स से आए हों। रात की हवा ठंडी और तीखी थी।
उन्होंने पैदल जाने का निश्चय किया। उन्हें हल्की सी हरारत हो रही थी और वो जुकाम से पीड़ित रहे थे, लेकिन इस वक्त वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। वो ठंडी रात और हवा का आनंद लेते हुए अंधेरे में अकेले जा रहे थे और उल्लासित महसूस कर रहे थे, एक किस्म का नशा जिसे वो कभी भूलने वाले नहीं थे। अगले दिन किबुत्ज सदे बोकर के बाहर लकड़ी के केबिन के पास एक कार आकर रुकी। चश्मा पहने एक दुबला आदमी कार से बाहर आया। संतरियों को उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और बेन गुलियन के अध्यक्ष कक्ष में दाखिल हुआ। ये आदमी था याकूब कैरोज, आयशर का करीबी सहयोगी। मुझे आयशर ने भेजा है, उसने कहा। हमें इनका इत्तार मिला है, आयुष्मान हमारे कब्जे में है। बुजुर्ग खामोश था, फिर उसने पूछा, आयशर वापस कब आ रहे हैं? मुझे उनकी जरूरत है। अपने आदमियों के परेशान चेहरों को देखकर आयशर को एहसास हुआ कि उनके बीच आयुष्मान की मौजूदगी मात्र उनके लिए कितनी अवसादजनक थी। वो जर्मन राक्षस महज एक पतली सी दीवार के उस तरफ उनकी बगल में बैठा हुआ था और ये चीज उन मजबूत लोगों को कमजोर कर रही थी और जुगुप्सा से भर रही थी। वो एक ऐसे आदमी की देखरेख करने के अभ्यस्त नहीं हो पा रहे थे जो उनकी निगाहों में उनके करीबी संबंधियों, पिताओं, माताओं, बहनों और भाइयों का हत्यारा रहा था, और वो सब शमशानों में बिला गए थे। आयुष्मान की देखभाल करने का मतलब था दिन के 24 घंटे उसकी जरूरतों का ख्याल रखना। वो उसे रेजर नहीं दे सकते थे, इसलिए उसकी हजामत खुद बनाते थे। वो उसे पल भर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते थे, अन्यथा वो खुदकुशी कर सकता था। उन्हें उस वक्त भी उसके साथ रहना होता था जब वो शौच के लिए जाता था। यहूदित आयुष्मान के लिए खाना बनाती और परोसती थी, लेकिन उसने उन बर्तनों को साफ करने से इनकार कर दिया था जिसमें उसने खाया था। उसके प्रति यहूदित की घृणा ने यहूदित को अपने वश में कर लिया था। ज़वी मल्किन एक कोने में बैठा गाइड टू साउथ अमेरिका की पुरानी प्रति में आयुष्मान के रेखांकन बनाकर उसके प्रति अपनी नफरत से जूझ रहा था। संतरी जो हर 24 घंटे में बदल जाया करते थे, बहुत चिल्लाए हुए थे और आयशर को लगता था कि उनमें से हर एक को एक दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। वो सोचते थे कि उन्हें ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर भटकने देना चाहिए, इस बड़े शहर के हलचल भरे जीवन का स्वाद चखने देना चाहिए और कुछ घंटों के लिए बेस की अश्लील वास्तविकता को भुलाने की गुंजाइश देनी चाहिए। ये उनके जीवन के 10 सबसे लंबे दिन होते जा रहे थे, एक पराये मुल्क में छिपे हुए और किसी भी मामूली सी ऐसी चूक के भय के बीच जीते हुए जो पुलिस के छापे का और अंतर्राष्ट्रीय बदनामी का कारण बन सकती थी। भागने की योजना। आयुष्मान एक खाली कमरे में बैठा हुआ था जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी और महज एक बल्ब ही उसे रात दिन रोशन रखता था। वो कहा मानता था और अपने संतरियों के निर्देशों का तत्परता से पालन करता था। लगता था जैसे उसने खुद को अपनी नियति के हाथों सौंप दिया था। एकमात्र अहरोनी था जो बातचीत करता था, जिसने उसे बंधक बनाए जाने से पहले के उसके जीवन के बारे में पूछताछ की थी। आयुष्मान ने सारे सवालों के जवाब दिए थे। उसने अहरोनी को बताया था कि मई सन 1945 में जर्मनी की पराजय के बाद उसने लुफ्तवफ़े सिपाही अडोल्फ कार्ल बाख्त का नकली नाम अपना लिया था। बाद में उसने खुद को 27वीं वफ़ेन SS कैवलरी डिवीजन के एक लेफ्टिनेंट ओटो एकमान के रूप में पेश किया और उसे बंदी बनाकर POW कैंप में भेज दिया गया। उस साल के आखिर में जब उसका नाम शीर्षस्थ नाजियों पर चलाए जा रहे न्यूरेमबर्ग मुकदमे के लिए प्रस्तावित किया गया तो वो कैंप से भाग गया। सन 1950 तक वो लोअर सेक्सनी के जिले में ओटो हेनिंजर के नाम से छिपकर रहा और उसी साल नाजी अपराधियों के भागने के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो इटली के रास्ते अर्जेंटीना भाग गया। 9 वर्ष गुजर चुके थे उसको अर्जेंटीना में जहाज से उतरे हुए। वहां वो धूप का चश्मा लगाए, पतली सी मूंछ के साथ सफेद शर्ट, बो, टाई और गर्म कोट पहनकर पहुंचा था। उसने 4 महीने ब्यूनस आयर्स के उपनगरीय इलाके में दोस्तों के साथ बिताए और फिर 4 और महीने रिपलर नामक अपने एक परिचित के घर पर बिताए। इसके बाद ही उसने अकेले भटकने का जोखिम उठाया और ब्यूनस आयर्स छोड़कर वहां से लगभग 600 मील दूर तोकुमन नामक एक छोटे से नगर में आ गया। वहां उसे एक लगभग अज्ञात कंस्ट्रक्शन फर्म कैप्री में नौकरी मिल गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक नकली कंपनी थी जिसकी असली मुहिम भगोड़े नाजियों के लिए रोजगार मुहैया कराना था। 4 अप्रैल सन 1952 को आयुष्मान को बोल्जानो इटली में जन्मे अविवाहित और पेशे से मैकेनिक के रूप में रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से उसका अर्जेंटीनी पहचान पत्र मिल गया। 1 साल पहले सन 1951 के शुरुआती दिनों में आयुष्मान ने एक छद्म नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को ऑस्ट्रिया में खत भेजा। उसने उसे सूचना दी कि उसके बच्चों के चाचा, जिन्हें वो मृत मान चुकी है, वास्तव में जिंदा हैं और भले चंगे हैं। वेरा लिबेल ने तुरंत उसकी लिखावट को पहचान लिया और अपने बच्चों से कहा कि उनके मृत पिता के चचेरे भाई अंकल रिकार्डो ने उन सबको अर्जेंटीना रहने के लिए बुलाया है। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए एक वैधानिक पासपोर्ट हासिल कर लिया। खुफिया नाजी तंत्र तेजी से सक्रिय हो गया और उसने वीरा के निशानों को धुंधलाने मिटाने की भूमिका निभाई। जब अंततः ऑस्ट्रेलियाई अभिलेखागार में वीरा की फाइल इजरायली गुप्तचरों के हाथ लगी तो उसमें उन्हें एक खाली फोल्डर मिला जिसे देखकर लगता था कि उसके अंदर के दस्तावेज गायब कर दिए गए थे। जून सन 1952 में वीरा लिबेल और उसके 3 बेटे हॉर्स्ट, डीटर और जीनोआ ऑस्ट्रिया के अपने घर से निदारद हो गए। जुलाई की शुरुआत में वो कुछ समय के लिए जिनेवा में दिखाई दिए और 28 जुलाई को वो ब्यूनस आयर्स के तट पर थे। 15 अगस्त को वो ट्रेन से तोकुमन के धूल भरे स्टेशन पर उतरे। मोशे पर्लमान ने अपनी किताब में लिखा था, वीरा आयुष्मान की स्मृति में अब भी उस आकर्षक जर्मन अधिकारी की छवि अंकित थी जो अपनी वर्दी और चमचमाते जूतों में बेहद प्रभावशाली दिखता था। लेकिन जो आदमी तोकुमन के प्लेटफॉर्म पर उनका इंतजार कर रहा था वो सादा वेशभूषा धारण किए एक अधेड़ आदमी था जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उस पर झुर्रियां दिखाई देती थीं। उसके हाव भाव में अवसाद था और वो धीरे धीरे चल रहा था। ये उसका अडोल्फ था। दहशत फैलाने वाला आयुष्मान पहचान में नहीं आता था। वो दुबला हो गया था, उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके गाल पिचक गए थे और उसके चेहरे का वो अहंकारी भाव उड़ गया था जो उसकी ख्वाहिश हुआ करती थी। वो बेचैन लग रहा था और लगता था कि उसने खुद को नियति के हाथों में सौंप दिया था। सिर्फ उसके पतले होंठों पर अभी भी द्वेष और क्रूरता की झलक थी। सन 1953 में कैप्री दिवालिया हो गई और आयुष्मान को रोजगार तलाशना पड़ा। पहले उसने 2 अन्य नाजियों के साथ मिलकर ब्यूनस आयर्स में लॉन्ड्री खोलने की कोशिश की, फिर खरगोशों के एक फार्म में काम करने लगा, फिर फलों के रस को डिब्बा बंद करने वाले एक कारखाने में काम करने लगा। अंत में एक अन्य गुप्त नाजी संगठन की मदद से रिकार्डो क्लेमेंट को सुआरेस के मर्सिडीज बेंज असेंबली प्लांट में फोरमैन की नौकरी मिल गई। तब तक वो ये मानना शुरू कर चुका था कि उसका जीवन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाएगा। 11 मई सन 1960 तक। इस बीच आयुष्मान के बेटों ने अस्पतालों, मुर्दाघरों और पुलिस स्टेशनों में उसकी तलाशी की। वो मदद के लिए फासिस्ट पेरोनिस्ट युवा संगठन टेकुआरा की शरण में गए, जिसने भी उसके साथ मिलकर खोज की। लेकिन आयुष्मान के बेटे जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि निश्चय इजरायलियों ने उनके पिता को पकड़ लिया है। इसके बाद उन्होंने नाजी समर्थक संगठनों को मनाने की कोशिश की कि वो कोई कठोर कार्यवाही न करें। शायद उन्होंने आग्रह किया कि वो इजरायल के राजदूत का अपहरण कर उसे तब तक बंधक बनाकर रखें जब तक कि उनके पिता को छोड़ न दिया जाए। लेकिन अर्जेंटीना वासियों ने मना कर दिया। आयशर ने अपने आदमियों को निर्देश दे रखे थे कि अगर पुलिस उनके छिपने की जगह का पता लगा ले तो वो क्या करें। आयशर ने कहा था कि अगर पुलिस बेस पर छापा मारे तो वो आयुष्मान को फुर्ती से उस गुप्त कक्ष में ले जाएं जो उस मकान के अंदर तैयार किया गया था। अगर पुलिस संपूर्ण तलाशी पर ही उतारू हो जाए तो आयुष्मान को चुपके से उस बगल वाले दरवाजे से बाहर ले जाया जाए जो खास तौर से इस तरह की आकस्मिक परिस्थिति के लिए तैयार किया गया था।
उस सूरत में कई गुप्तचरों को भी आयुष्मान के साथ भागना जरूरी था, जबकि बाकी लोगों को हर संभव कोशिश करके तलाशी में बाधा डालना जरूरी था, भले ही उसमें कितना ही जोखिम क्यों ना होता हो। आइसर ने यह भी कह रखा था कि जो भी कोई आयुष्मान के साथ हो, अगर पुलिस छिपने की जगह का पता लगा ले और उसमें सेंध लगा ले तो तुम उसके साथ खुद को हथकड़ी से बांधकर हथकड़ी की चाबी फेंक देना, ताकि वो तुम्हें उससे अलग न कर सके। तुम उनको बता देना कि तुम इजरायली हो और तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे ज्यादा जघन्य अपराधी को पकड़ा है, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। फिर तुम पुलिस को मेरा असली नाम आइसर हारेल और मेरी नकली पहचान बता देना, और उस होटल का नाम भी जहां मैं ठहरा हूं। अगर वो तुम्हें और आयुष्मान को पकड़ लेते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद आयुष्मान उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो गया जिसमें कहा गया था कि वो इजराइल जाने और वहां मुकदमे का सामना करने को तैयार है। उसमें ये लिखा हुआ था, मैं अधो हस्ताक्षरकर्ता अडोल्फ आयुष्मान स्वेच्छापूर्वक ये घोषणा करता हूँ, अब चूंकि मेरी असलियत पहचान ली गई है, मैं स्वीकार करता हूँ कि अब न्याय की प्रक्रिया से बचने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इजराइल ले जाए जाने और सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले मुकदमे का सामना करने पर सहमत हूँ। ये स्वीकार किया गया है कि मेरे सहयोग के लिए मुझे एक वकील उपलब्ध कराया जाएगा और मुझे अदालत के सामने तथ्यों को तोड़े मरोड़े बगैर जर्मनी में अपनी सेवाओं के अंतिम वर्षों का ब्यौरा पेश करने की इजाजत दी जाएगी, ताकि उन घटनाओं का सच्चा विवरण भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंच सके। मैं ये घोषणा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मुझे इसके बदले में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और मुझे धमकाया नहीं गया है। अंततोगत्वा मेरी आकांक्षा आत्मिक शांति हासिल करने की है। चूंकि मैं सारी बातें विस्तार से याद नहीं कर पा रहा हूँ और तथ्यों को बयान करते वक्त भ्रम में पड़ सकता हूँ, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मुझे संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य सौंप दिए जाएं ताकि वो सच्चाई को प्रमाणित करने में मेरी मदद कर सके। अडोल्फ आयुष्मान, ब्यूनस आयर्स, मई सन 1960। बेशक इस घोषणा पत्र की कोई वैधानिक हैसियत नहीं थी। विमान का आगमन 18 मई सन 1960 सुबह 11 बजे तेल अवीव के करीब लॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक औपचारिक उत्सव मनाया गया। सेनाध्यक्ष जनरल लेस्कोव, विदेश मंत्रालय के महानिदेशक और इजराइल स्थित अर्जेंटीना के राजदूत समेत कई आला शख्सियतें उस प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल को विदा करने आईं जो 150वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने अर्जेंटीना रवाना हो रहा था। एल विस्परिंग जायंट ने उड़ान भरी, जिसमें कुछ नियमित मुसाफिर भी सवार थे जिन्हें रास्ते में उतरना था। कुछ यात्रियों ने लक्ष्य किया कि रोम में कुछ और नागरिक विमान में सवार हो गए थे। कुछ घंटों बाद ये नए मुसाफिर एल के चालक दल के सदस्य बन गए और वो एल की वर्दी में विमान के गलियारों में घूम रहे थे। वास्तव में वो मोसाड के गुप्तचर थे जो ब्यूनस आयर्स में अपने साथियों की मदद के लिए जा रहे थे। इनमें से एक गंजा, उभरी हुई नाक और पतली सी मूंछ वाला यहूदा कार्मेल था। वो इस यात्रा को लेकर बहुत खुश नहीं था। उसे मालूम था कि उसे उसकी प्रतिभा की वजह से नहीं बल्कि उसके बाहरी रूप रंग की वजह से चुना गया था। कुछ दिन पहले उसे उसके बॉस के ऑफिस में तलब किया गया था, जहां उसने मेज पर 2 तस्वीरें देखी थीं, एक उसकी अपनी और एक किसी अज्ञात व्यक्ति की। वो दोनों काफी मिलती जुलती लगती थी। जब उसे बताया गया कि वो अज्ञात व्यक्ति अडोल्फ आयुष्मान है तो वो कांप उठा। इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे कहा गया कि उसे आयुष्मान के प्रतिरूप की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। आइसर की योजना कार्मेल को एल के चालक दल के सदस्य के रूप में अर्जेंटीना लाने और उसकी वर्दी तथा दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए नशीली दवाओं के शिकार बनाए गए आयुष्मान को विमान में लाने की थी। कार्मेल के पास जीव रिचोनी के नाम इजरायली पासपोर्ट था। आइसर ने एक वैकल्पिक योजना भी तैयार कर रखी थी। उन्होंने एक बिचौलिए की मदद से किबुत्स के एक नौजवान सदस्य मेयर बरहून को तलब किया था, जो ब्यूनस आयर्स में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। मेयर को बार्टोलोमे मित्रे एवेन्यू स्थित बार ग्लोरिया में बुलाया गया, जहां 2 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, आइसर और डॉक्टर इलियान। आइसर ने उसे निर्देश दिए, जब तुम अपने रिश्तेदारों के घर वापस जाओ तो एक डॉक्टर को बुलाना और उसे कहना कि तुम एक कार दुर्घटना के शिकार हुए हो और तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है, उबकाई और कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर संभवतः ये नतीजा निकालेगा कि तुम्हारे मस्तिष्क में चोट लगी है और वो तुम्हें अस्पताल में भर्ती कर देगा। 19 मई की सुबह तुम उसे कहोगे कि अब तुम काफी बेहतर महसूस कर रहे हो और तुम उसे घर वापस लौटने के लिए कहोगे। तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी और अस्पताल तुम्हें एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारे मस्तिष्क की चोट के लिए इलाज किया गया है। इसके बाद डॉक्टर लियान ने मेयर को समझाया कि उसे मस्तिष्क की चोट के किस तरह के लक्षण प्रदर्शित करने होंगे। मेयर बार ग्लोरिया से चला गया और उसने आइसर के निर्देशों का पालन किया। वो ब्यूनस आयर्स के एक बड़े अस्पताल में 3 दिन तक पड़ा कराता रहा। 19 मई को उसे छुट्टी दे दी गई। 1 घंटे बाद आइसर के हाथ में मेयर बरहून के नाम अस्पताल द्वारा जारी किया गया एक अधिकृत दस्तावेज था, जिसमें कहा गया था कि उसे एक कार दुर्घटना की चोट के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह अगर आयुष्मान को एल के चालक दल के सदस्य के रूप में अर्जेंटीना में चोरी छिपे लाने की योजना नाकामयाब हो जाती तो आइसर उसे मस्तिष्क की गहरी चोट से पीड़ित मेयर बरहून के रूप में स्ट्रेचर पर लादकर विमान पर ले जाते। 19 मई उस दोपहर एल विमान ब्यूनस आयर्स में उतरा। विदेश मंत्रालय की ओर से स्वागत के लिए आए कर्मचारी, उत्साहित स्थानीय यहूदी और छोटी छोटी नीली सफेद झंडियां फहराते बच्चे गलियारे में बिछे लाल गलीचे के दोनों तरफ खड़े थे। कुछ घंटे बाद आइसर ने ज़ुईतोहार और एल के एक अधिकारी से सलाह मशविरा करके विमान के वापस उड़ान भरने का समय निर्धारित किया। 20 मई आधी रात आइसर ने अपनी योजना पेश की। संक्षिप्त चर्चा के बाद उनकी योजना ए के मुताबिक कार्यवाही करने पर सहमति बनी। आयुष्मान को एक बीमार चालक दल के सदस्य के रूप में विमान में चढ़ाया गया। उसका प्रतिरूप यहूदा कार्मेल पहले ही मोसाड के आदमियों को एल के चालक दल के एक सदस्य जीव त्रिचोनी के नाम से अपने दस्तावेज और वर्दी दे चुका था। मोसाड के दल के उस्ताद जालसाज शेरोम डैनी ने दस्तावेजों में इस तरह हेरफेर कर दी थी कि वो आयुष्मान के संदर्भ में पूरी तरह से फिट बैठ सके। कार्मेल को नए दस्तावेज दे दिए गए थे और उसे कह दिया गया था कि वो जल्दी ही किसी समय अर्जेंटीना से रवाना हो जाएगा। उस शाम बेस में बहुत तेजी से गतिविधियां चल रही थीं। 1 सप्ताह के बेहद तनाव भरे इंतजार के बाद मोसाड के गुप्तचर अचानक सक्रिय हो उठे। आयुष्मान को नशे की दवा दे दी गई थी और वो सो गया था। गुप्तचरों ने बहुत ही परिश्रमपूर्वक मकान से एक एक चीज हटा दी थी। विभिन्न उपकरणों और यंत्रों को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। निजी सामान को बांध लिया गया था और मकान को पूरी तरह उसकी पहले जैसी स्थिति में बहाल कर दिया गया था। दिन के शुरुआती समय में ही ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो उस भूमिका की ओर इशारा कर पाता जो उस बंगले ने पिछले 8 दिनों में निभाई थी। ऐसी ही कार्यवाहियां उन अन्य मकानों में भी कर दी गई थी जिनका गुप्त अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 20 मई आइसर ने अंतिम रूप से अपना होटल छोड़ा, रेलवे स्टेशन के लिए एक टैक्सी ली और अपना सामान बाहर रख दिया। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों की तरह कैफे आने जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। एल के लोगों ने उन्हें सबसे पहले सूचना दी और फिर उन सब ने मिलकर विस्तृत टाइम टेबल तैयार किया। दोपहर में कार्यवाही का अंतिम चरण शुरू हुआ। आइसर ने अंतिम कैफे में अपने बिल का भुगतान किया, अपना सामान उठाया और भागने की मुहिम का निरीक्षण करने हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया।
उन्होंने टर्मिनल का चक्कर लगाते हुए ऐसी जगह की तलाश की जहां बैठकर वो सबसे अच्छी तरह निर्देश ले सकते। उन्होंने उन इलाकों के चक्कर लगाए जहां दुकानें थीं, जहां विमानों के टिकट बेचे जाते थे, और अंत में उन्हें वो कैफेटेरिया मिल गया जो हवाई अड्डे के कर्मचारियों के उपयोग में आता था। उसके बाहर बहुत कड़ाके की ठंड थी और कैफेटेरिया क्लर्कों, हवाई अड्डे के और विमान चालक दलों के कर्मचारियों से भरा हुआ था। वो वहां चाय, कॉफी या हल्का फुल्का भोजन करने आए थे। आयशर बहुत खुश हुए। ये आदर्श जगह थी। यहाँ उनकी तरफ या उनके आदमियों के साथ उनकी जल्दबाज खुसर की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। आयशर ने एक कुर्सी के खाली होने का इंतजार किया और फिर वहां से उन्होंने अर्जेंटीना की जमीन पर जारी अंतिम गतिविधियों पर निगाह रखना शुरू किया। हाय एलएल। रात 9 बजे गुप्त अड्डे पर सारी तैयारी थी। आयुष्मान को नहला दिया गया था, उसकी हजामत बना दी गई थी, उसे एलएल की वर्दी पहना दी गई थी और उसकी जेब में जीव रिचोनी के नाम का पहचान पत्र रख दिया गया। उसके चेहरे का मेकअप इतनी अच्छी तरह से किया गया था कि उसका बेटा भी उसे पहचान नहीं पाता। डॉक्टर और 2 गुप्तचर भी एलएल की वर्दी में थे। डॉक्टर ने आयुष्मान को ऐसी दवा का इंजेक्शन दे दिया था जिससे उसे नींद तो नहीं आती, लेकिन उसकी चेतना थोड़ी बनी रहती। वो सुन सकता था, देख सकता था और चल सकता था, लेकिन वो ना तो बोल सकता था और ना ही आसपास के घटनाक्रम को ठीक से समझ सकता था। अरुणी, जिसने खुद भी एलएल की वर्दी पहन रखी थी, उसने कार की स्टीयरिंग संभाली और एक गुप्तचर उसके बगल में बैठ गया। आयुष्मान को पीछे की सीट पर डॉक्टर और मोसार्ड के एक और गुप्तचर के बीच बिठाया गया। कार चल पड़ी। उसी समय शहर के मध्य के एक प्रसिद्ध होटल से 2 और कारें रवाना हुई। इन कारों में एलएल के वास्तविक चालक दल के सदस्य थे। हवाई अड्डे तक के उनके सफर का मोसार्ड के वाहनों की रफ्तार से अच्छी तरह तालमेल बिठाया गया था। आयशर को उनकी काम चलाऊ कमांड पोस्ट पर हर मिनट की ताज़ा जानकारी मिल रही थी। उन्होंने अपने आदमियों का सामान हवाई अड्डे पर लाने के आदेश दे दिए थे। वैसे तो उन्होंने हर एक के भागने की अलग अलग योजनाएं तैयार कर रखी थी, लेकिन मुख्य योजना के सहज ढंग से आगे बढ़ते रहने की दशा में सभी लोग एलएल के विमान से ही अर्जेंटीना से जाने वाले थे। आयशर से थोड़ी ही दूर शेरोन बेनी बैठा हुआ भाग छोड़ते मग से ब्लैक कॉफी पी रहा था। आसपास से गुजरते लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि ये आदमी बेहद गुस्ताख है। उसने उनकी नजरों के सामने ही धोखाधड़ी की अपनी प्रयोगशाला खोल रखी थी और मोसार्ड के गुप्तचरों के पासपोर्टों में जालसाजी करते हुए उनकी रवानगी को आसान बनाने के लिए उन्हें तमाम जरूरी मोहरों और लिखावटों से भर रहा था। रात 11 बजे आयशर के बगल में एक आदमी नमदार हुआ। उसने खबर दी कि सारी कारें मोसार्ड और एलएल पहुंच चुके हैं। आयशर तेजी से पार्किंग की ओर भागे और उन्होंने एलएल की सारी कारों की जांच की। चालक दल के सदस्य खामोश थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी असाधारण चीज में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है इसके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था। उन्होंने आयशर के निर्देशों को खामोशी से सुना और कोई सवाल नहीं पूछा। आयशर ने तीसरी कार के अंदर झांक कर देखा, जिसमें आयुष्मान 2 पहरेदारों के बीच बैठा ऊँघ रहा था। जाओ, उन्होंने कहा, गुड लक। तीनों कारें आगे बढ़ गईं, जबकि आयशर वापस टर्मिनल की ओर चले गए। वहां कारवां अर्जेंटीनियाई एयरलाइंस के बैरियर पर पहुंच गया। इजरायली विमान उन्हीं के परिसर में खड़ा था। हाय एलएल, एक इजरायली ने चहकते हुए पुकारा। संतरियों ने उसे पहचान लिया। दरअसल वो दिन भर से इजरायलियों को अपने परिसर में आते जाते देखने के अभ्यस्त हो चुके थे। उन्होंने 3 वाहनों में सवार उन मुसाफिरों पर एक सुस्त सी निगाह डाली जो सभी एलएल के लिबास में थे। वो वाहनों के मुसाफिर गा रहे थे, हंस रहे थे और जोर जोर से गप्पे लगा रहे थे, जबकि तीसरी कार के मुसाफिर अपनी सीटों पर सोए हुए थे। बैरियर उठा दिया गया और तीनों कारें विमान की ओर बढ़ गईं। उनके दरवाजे खुले और कोई दर्जन भर आदमी झुंड बनाकर विमान के गलियारे की ओर बढ़ गए। आयुष्मान बीच में चला जा रहा था और मोटे तौर पर दूसरे लोगों के बीच छुपा हुआ था। 2 आदमियों ने उसे पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने में उसकी मदद की और उसे प्रथम श्रेणी में खिड़की वाली सीट पर बिठा दिया और सुरक्षाकर्मी उसके आसपास की सीटों पर बैठ गए और सोने का नाटक करने लगे। अगर अर्जेंटीना के इमिग्रेशन अधिकारी आकर उनके दस्तावेजों की जांच करने लगते तो उनसे कहा जाता कि वो दूसरी पारी में काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें अगले पड़ाव के लिए पहले विश्राम करना जरूरी है। रात 11:15 बजे कैफेटेरिया की अपनी सीट पर वापस पहुंच चुके आयशर ने व्हिस्परिंग जायंट के इंजन की जानी पहचानी कड़कड़ाहट सुनी। विमान धीरे धीरे रेंगता हुआ निर्गम द्वार पर आकर रुक गया था। आयशर फुर्ती से डिपार्चर हॉल की ओर बढ़े और उन्होंने आसपास नजर डाली। उन्होंने एक कोने में अपने 2 आदमियों को उनके सामान के साथ खड़ा देखा। आयशर उनके पास से गुजरे और फुसफुसाते हुए उनसे बोले, विमान में बैठो। वो लापरवाही के साथ आगे बढ़ गए और पासपोर्ट कंट्रोल की कतार में खड़े हो गए। उन सबके पासपोर्ट तैयार थे। शेरोन डेनी ने उन पर नफासत से काम किया था। रात 11:45 पर इमिग्रेशन और कस्टम से बिना किसी अड़चन के गुजरने के बाद सारे लोगों ने प्रस्थान द्वार को पार किया और विमान की ओर बढ़ गए। आयशर अपना सामान उठाकर चेक पॉइंट से गुजरने और विमान पर सवार होने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके सवार होते ही विमान लगभग तत्काल ही रनवे पर चल पड़ा। रात 12 बजे 20 मई और 21 मई के बीच की रात विमान रुक गया। कंट्रोल टावर से ठहरने का आदेश आया। सारे गुप्तचर उद्विग्नता और तनाव से भर उठे। क्या कुछ हुआ है? क्या आखिरी पल में अर्जेंटीना वासियों के पास कोई सूचना पहुंच गई है? क्या उनसे वापस लौटने को कहा जाएगा? लेकिन कुछ मिनटों की दहशत से भरी बेचैनी के बाद विमान को अंततः हरी झंडी मिल गई। व्हिस्परिंग जायंट ने रियो डे ला प्लाटा नदी के चांदी की तरह चमकते पानी पर उड़ान भरी। आयशर ने चैन की सांस ली। मैं नेसेट को सूचित करना चाहता हूँ। 22 मई विमान एकदम सुबह लॉर्ड हवाई अड्डे पर उतरा। सुबह 9:50 पर आयशर सीधे यरूशलेम पहुंचे। बेन गुरियन का सचिव इत्छाक नोवेन उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री के कार्यालय में ले गया। बेन गुरियन आश्चर्य में पड़ गए। आप कब आए? 2 घंटे पहले हमने आयुष्मान को हासिल कर लिया है। वो कहाँ है? बुजुर्ग ने पूछा। यही इजराइल में, और अगर आप सहमत हो तो हम तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। बेन गुरियन खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह नहीं निकले थे, जैसा कि कुछ पत्रकारों ने बाद में अखबारों में लिखा था। न ही वो जीत के उल्लास में हंसने लगे थे, जैसा कि कुछ और लोगों ने लिखा था। उन्होंने आयशर को गले नहीं लगाया या किसी तरह के जज्बात का प्रदर्शन नहीं किया। आपको पक्का विश्वास है कि ये आयुष्मान ही है? उन्होंने पूछा। आपने उसकी पहचान कैसे की? आयशर ने आश्चर्य से भरकर हाँ में जवाब दिया। उन्होंने बेन गुरियन को विस्तार से उन सारी कसौटियों के बारे में बताया जिनके सहारे आयुष्मान को पहचाना गया था, और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कैदी ने खुद ही स्वीकार किया है कि वो अडोल्फ आयुष्मान है। लेकिन बुजुर्ग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। इतना काफी नहीं है, उन्होंने कहा। कोई भी अगले कदम उठाने से पहले वो चाहते थे कि कोई 1-2 ऐसे लोग हों जो उसको जानते रहे हों और वो औपचारिक तौर पर उसकी शिनाख्त करें। वो 100% निश्चित होना चाहते थे और तब तक अपनी सरकार से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहते थे। आयशर ने अपने कार्यालय में फोन किया और अपने विभाग के अधिकारियों को ऐसे किन्हीं लोगों को खोजने का आदेश दिया जो निजी तौर पर आयुष्मान को पहचान सकते। बहुत वक्त नहीं लगा जब उन्होंने 2 ऐसे इजरायलियों का पता लगा लिया जो पहले किसी समय आयुष्मान से मिल चुके थे। उन्हें उस कोठरी में ले जाया गया जहां उसे कैद करके रखा गया था। उन लोगों ने उससे बात की, औपचारिक तौर पर उसकी पहचान कर ली। दोपहर में एक इजरायली दूत अचानक फ्रैंकफर्ट के रेस्तरां में दाखिल हुआ और तेजी से उस मेज पर पहुंचा जहां सफेद बालों वाला एक आदमी घबराया हुआ अकेला बैठा था। मिस्टर बाउर, उसने कहा, अडोल्फ आयुष्मान अब हमारे कब्जे में है।
हमारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया है और उसे इजराइल ले आए हैं। अब किसी भी पल नेसेट में प्रधानमंत्री का बयान आ सकता है। बाहु जो पीला पड़ चुका था और अंदर से बहुत विचलित हो उठा था, वो खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये आदमी जिसने मोसाड को आयुष्मान का अर्जेंटीना का पता दिया था, ये आदमी जिसके बिना आयुष्मान शायद कभी पकड़ा ही नहीं जा पाता, अपने आप को और नहीं रोक सका। वो रो पड़ा। उसने उस इजरायली के कंधे पकड़े, उसे गले लगाया और चूम लिया। शाम 4 बजे इजरायली संसद नेसेट के पूर्ण अधिवेशन में बेन गुरियन मंच पर पहुंचे। उन्होंने दृढ़ और साफ आवाज में एक संक्षिप्त वक्तव्य पढ़ा। मैं नेसेट को सूचित करना चाहता हूं कि इजराइल की सुरक्षा सेवाओं ने अभी एक सबसे बड़े नाजी अपराधी अडोल्फ आइशमैन को पकड़ लिया है, जो दूसरे नाजी नेताओं के साथ उस चीज के लिए उत्तरदायी था जिसे उन्होंने अंतिम समाधान नाम दिया था, जिसका मतलब था 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार। आइशमैन फिलहाल इजराइल में गिरफ्तार है। उस पर जल्दी ही नाजियों और उनके सहयोगियों के अपराधों से संबंधित कानून के तहत इजराइल में मुकदमा चलाया जाएगा। बेन गुरियन के शब्दों को सुनकर सांसदों को जबरदस्त झटका लगा और वो आश्चर्यचकित रह गए। और फिर ये झटका और आश्चर्य विशाल स्वतःस्फूर्त तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। समूची संसद में और समूची दुनिया में विस्मय और सराहना की लहर दौड़ गई। नेसेट के अधिवेशन के अंत में एक आदमी सरकारी बेंच के पीछे से अपनी कुर्सी से उठा। बहुत थोड़े से लोग उसके चेहरे या नाम से परिचित थे। वो था आइसर हारेल। अडोल्फ आइशमैन का मुकदमा यरूशलेम में 11 अप्रैल 1961 को शुरू हुआ था। अभियोजन पक्ष के पास गवाहों के रूप में 110 लोग थे जो होलोकास्ट से जीवित बच निकले थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपने उस अतीत के बारे में कभी बात भी नहीं की थी और अब उन्होंने अपने भयानक किस्से सुनाए थे। लगता था जैसे सारा का सारा इजराइल रेडियो से चिपक गया था और गहरी पीड़ा तथा दहशत के साथ उन डरावने किस्सों को सुन रहा था जो गवाहियों के दौरान सामने आ रहे थे। ऐसा लगता था मानो सारा यहूदी समाज का अभियोक्ता जिलियन हाउसनर के साथ तादाद में स्थापित हो गया है, जिसने नाजी अत्याचारों के शिकार हुए 60 लाख यहूदियों के प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमे के दौरान उस नाजी अपराधी से टक्कर ली थी। 15 दिसंबर सन 1961 को आइशमैन को मौत की सजा सुनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी और राष्ट्रपति इत्साक बेन-ज़्वी ने उसे क्षमा देने से इनकार कर दिया। 31 मई सन 1962 को अडोल्फ आइशमैन को सूचित किया गया कि उसका अंत आ चुका है। अपनी कोठरी से इस दंडित व्यक्ति ने अपने परिवार को कुछ खत लिखे और आधी बोतल रेड कामेल वाइन पी। आधी रात के करीब प्रोटेस्टेंट चर्च के श्रद्धेय पादरी हल आइशमैन की कोठरी में आए, जैसे वो पहले भी कई अवसरों पर वहां आते रहे थे। आज रात मैं आपके साथ बाइबल पर चर्चा नहीं करूंगा, आइशमैन ने उनसे कहा। अब मेरे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। पादरी चले गए, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित आगंतुक आइशमैन की कोठरी में दाखिल हुआ। रफी एइतान, ये अपहरणकर्ता कैदी की बादामी पोशाक पहने मौत की सजा पाए उस आदमी के सामने खड़ा रहा। एइतान ने कुछ भी नहीं कहा। आइशमैन ने उसकी ओर देखा और जर्मन में बोला, मुझे उम्मीद है मेरे बाद तुम्हारी बारी आएगी। संतरी आइशमैन को एक छोटे से कमरे में ले गए जिसे फांसी के कक्ष में बदल दिया गया था। उसे फर्श पर बने एक चोर दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया और गले में फंदा डाल दिया गया। कुछ अधिकारियों, पत्रकारों और एक डॉक्टर ने जिन्हें फांसी के वक्त मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी, उसके वो आखिरी शब्द सुने जो नाजी रवायत के मुताबिक बोले गए थे, हम फिर मिलेंगे। मैंने परमेश्वर में विश्वास करते हुए जीवन जिया। मैंने युद्धों के नियमों का पालन किया और अपने झंडे के प्रति वफादार रहा। पर्दे के पीछे से 2 पुलिस अधिकारियों ने 2 बटन दबाए, जिनमें से सिर्फ एक ने चोर दरवाजे पर काम किया। दोनों में से किसी को नहीं पता चला कि दरवाजे को गिराने वाला बटन किसने दबाया था। इसलिए आइशमैन को फांसी देने वाले का नाम अज्ञात है। एइतान ने फांसी की वास्तविक कार्यवाही नहीं देखी, लेकिन उसने चोर दरवाजे की धमक सुनी। आइशमैन के शव को कारावास के आंगन में एल्यूमिनियम की भट्टी में जलाया गया। काला धुआं आसमान की ओर उठा। एक अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन ऑश्विट्ज़ की कब्रगाहों का याद नहीं आना असंभव था। 1 जून सन 1962 को भोर होने से कुछ ही पहले इजराइल के तटरक्षकों की एक तेज रफ्तार नौका इजराइल के समुद्री अधिकार क्षेत्र के परे निकल गई। इंजन को बंद कर दिया गया और जिस दौरान नाव खामोशी से बह रही थी, एक पुलिस अधिकारी ने आइशमैन की अस्थियों को भूमध्य सागर में फेंक दिया। हवा और लहरों ने उस आदमी के अवशेषों को छितरा दिया जिसने 20 साल पहले खुशी खुशी ऐलान किया था, 60 लाख यहूदियों का संहार कर मैं इतना खुश हूं कि मैं हंसते हंसते अपनी कब्र में कूद जाऊंगा। अपनी मां की मृत्युशैया पर ज़्वी मल के नरसंहार के शिकार हुए अपने संबंधियों के बारे में, अपनी बहन फ्लूमा और उसके छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा था जो होलोकॉस्ट में खत्म हो गए थे। वो अपनी मां की ओर झुका और उसके कानों में फुसफुसाया, मां, मैंने आइशमैन को पकड़ लिया। फ्लूमा का इंतकाम पूरा हो चुका है। मैं जानती थी तू अपनी बहन को नहीं भूलेगा। मरणासन स्त्री ने बुदबुदाते हुए कहा।